हेलो एंड फखर टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के। वैसे तो अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हम बात करें, ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या अगर मई के महीने की हम बात कर लें तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है और बड़े बड़े वाक़यात हमें देखने को मिले पूरे पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में, हर जगह पर, अदालतों में। हो क्या रहा है अभी उसका एक जो उसका एक पोस्ट सिनेरियो है, अभी पोस्ट तो नहीं कहना चाहिए, चल रहा है सिलसिला, लेकिन फिर भी जो वाक़यात हुए उसके बाद की जो सिचुएशन है उसमें कुछ पकड़-दकड़ हो रही है। कुछ कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो रूल्स रेगुलेशंस होती है या उसके मुताबिक लोगों पे मुकदमात चलेंगे। इज़ इट पॉसिबल और नॉट? दूसरी तरफ आईएमएफ के साथ हमारा मुआहदा नहीं हो पाया और इसहाक डार साहब की अभी ताज़ा स्टेटमेंट आई है कि वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर उस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है जो 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान डाला गया था। क्या हकीकत है इसके बारे में? इसको समझने की कोशिश करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट मुनीर अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया फखर। मुनीर साहब, एक तो ये बताइएगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शायद पहले भी होती रही होगी, अब भी है, लेकिन ये जिस लेवल पे इस वक्त हम मौजूद हैं, कोई निकलने का आपको रास्ता नजर आता है या इसमें कोई कमी होती हुई नजर आ रही है, या ऐसा है कि मतलब मैं जाती आपको बता दूं, मुझे लग रहा है कि शायद बढ़ रही है। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से कि हो क्या रहा है और मजीद आगे क्या हो सकता देखें, ये कोई एक दिन की पैदावार तो है कोई नहीं। ये कोई अब्रप्टली तो हुआ कोई नहीं है कि जी वो लोग निकले और ये सारी सूरत हाल होगी। ये फखर, आपके साथ पिछले प्रोग्राम में भी हमने यही बात की थी कि ये जो कुछ इमरान खान ने बोया है ना, इमरान खान ने और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलके जो बोया है, अब उसका शाखसाना पूरी कौम ने उठाना है। ये तो हमने पिछली दफा भी बात की है? थी। बिल्कुल सर। यस। और अपने सुनने वालों के लिए हम बताएंगे 2014 में जब धरना हुआ था, तो वो बेसिकली इब्तदा थी उस सारे शाखसाने की जो हम भुगत रहे हैं। मैंने उस वक्त भी एक अंग्रेजी अखबार में ऊपर लिखता रहा हूं और अभी भी लिख रहा हूं। तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट जो आज कर रही है नवाज शरीफ के खिलाफ, कल को ये मल्टीप्लाई होके आपको वापस मिलेगा। और अब आपने देख लिया कि और नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहते थे कि जनरल बाजवा और जनरल फैज, उन्होंने नाम लेकर कई मुतअद्दिद बार ये कहा कि वो जनरल बाजवा और जनरल फैज जो कर रहे हैं, इसका आपको मुआशी खमियाजा भुगतना पड़ेगा और इसमें एक समाजी इंतशार भी आएगा और एक सियासी इंतशार भी आएगा। ये उसके उस वक्त के अल्फाज हैं। चलो, मैं तो पीएमएलएन का कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूं, लेकिन उस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट कर रही थी उसके ऊपर हमने उस वक्त भी कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट को इस तरह की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए और इसने बड़े मैंडेट के साथ आए हुए शख्स के साथ, उसकी हुकूमत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एस्टैब्लिशमेंट के और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के अगर कुछ उस वक्त कुछ इख्तलाफात थे तो उनको तय करना चाहिए था, बजाय इसके कि उस तरह का एक प्रोसेस चलाते जिससे हमारी मैशत भी कमजोर हुई और समाज भी तार तार हुआ। अब ग्रेजुअल वो बिल्टअप है। अब वही चलते चलते, अब जब पिछले साल अप्रैल में जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया जा रहा था, तो तब भी मैंने ये कहा था कि ये पॉलिटिकल फील्डिंग नहीं होनी चाहिए और उसको अपने जो साल 2 साल रह गए हो उसको टेन्योर कंप्लीट करना चाहिए। लेट द पब्लिक वोट हिम आउट। तो मेरा ख्याल है कि वो शायद उसने अपना 6 महीने साल और उसने नहीं गुजारना था और उसकी हुकूमत उसने खुद ब खुद अपनी रिजॉल्व करनी थी। लेकिन आपने जो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया दोबारा से, तो अब जो इस वक्त सियासी इंतशार है, जहां पर इसके सियासतदान जिम्मेदार हैं, यकीनन उससे ज्यादा जिम्मेदार उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है। अब आज की इस्टेब्लिशमेंट बड़ी रैशनल है और वो कोशिश कर रही है वो किसी ना किसी तरह से कोई अफाम तफहीम की फिजा पैदा करे। लेकिन जब जल्जला आ जाता है फखर, तो फिर वहां पर अफरा तफरी की वो होती है और जल्जले ने जो तबाही मचानी होती है
वो उसने तबाही मचानी होती है, आप उसको नहीं रोक सकते, आपको बिल्कुल। उससे पहले हिफाजती इकदाम करने होते हैं। आपने जो एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक इस मुल्क के अंदर डेवलप किया है, अब वो उसने वो एरप्ट तो हो गया है, अब जी, आपको उसको संभालना है, जी, और वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अब वो जाहिर है कि वो हमें नजर आ रहे हैं। उसका इम्पैक्ट जो है वो ना सिर्फ हमारे जो पॉलिटिकल एरिना है उसके ऊपर है, या इकोनॉमिक, या हमारी बिल्कुल। मईशत जो है, बल्कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये सारा उसके ऊपर रहेगा, और ये कुछ वक्त तक रहेगा। जी, क्योंकि अब फखर आपने देखा है कि बहुत सारे अब जो एक इसका इम्पैक्ट आया है ना, वो जो कुछ भी इमरान खान की तकारीर थी और जिस तरीके से उन्होंने मोबिलाइज किया हुआ था अपने वर्कर्स को और उनको चार्ज किया हुआ था, अब वो निकला है। तो अब बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं कि जब जिस तरह आर्मी इंस्टॉलेशंस के बिल्कुल, ऊपर हमला हुआ है, घरों के ऊपर हमला हुआ है, बिल्कुल। तो अब जाहिर है कि आर्मी ने तो उस पे एक बड़ा वाज़े स्टांस ले लिया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्टेटमेंट्स आप देख लें, आईएसपीआर की स्टेटमेंट्स आप देख लें, तो बहुत वाज़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक पॉलिटिकल क्योस था, जो एक इंतशार की कैफियत थी, वो शायद कम हो जाएगी। गम और गुस्सा शायद अंदरूनी खाना फिर बढ़ता बढ़ता रहेगा कि जब आप एक पॉपुलिस्ट जो पॉलिटिशियन है, उसके खिलाफ जब आप कोई करेंगे, चाहे वो उसका नैरेटिव गलत है या सही है। जी, जो पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं, उनके नैरेटिव्स गलत और सही नहीं होते हैं। वो जो भी नैरेटिव होता है, लोग उसके ऊपर चार्ज्ड होते हैं, वो उसके ऊपर चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि फॉर द टाइम बीइंग फखर ये हमें कोई उस तरह से शायद बढ़ता हुआ नजर ना आए, ओके। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, जो आफ्टर शॉक्स हैं, जी। वो खतरनाक होंगे। सर बिल्कुल ये वाला पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री हूँ इस बात पे। लेकिन सर ये जो जिन-जिन लोगों ने किया, अगर मैं कहता हूँ इमरान खान इसके लिए मैं कहता हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सर वो लोग भी तो रिस्पॉन्सिबल है जो इसमें हवा भरते रहे हैं। लेकिन अफ़सोस के साथ बिल्कुल कि सही है। हमारे कोई पॉलिटिकल लीडर उन लोगों के नाम नहीं ले रहे हैं, ना जनरल फैज़ का नाम कहीं पे आ रहा है, ना बाजवा साहब का नाम कहीं पे आ रहा है, ना शुजा पाशा साहब का नाम कहीं पे आ रहा है, ना जनरल ज़हीर साहब का नाम कहीं पे आ रहा है और ना इवन मलक रियाज़ ठेकेदार साहब का नाम कहीं पे आ रहा है। कोई नाम सर नहीं ले रहा, तो हाँ, अफ़सोस तो ये होता है कि इसका मतलब है कि हम इसी तरीके से करना चाहते हैं और इसी तरीके से पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। फिर हो सकता है 5 साल, 6 साल के बाद फिर इस तरह का कोई मिले और पाकिस्तान का वो जिसे कहते हैं कि मज़ाक बनवाए पूरी दुनिया में, जो बना हुआ है हम लोगों को। यार बुनियादी बात यह है कि हम मर्ज का इलाज नहीं करते। एग्ज़ैक्टली। कि एक होती है ना, एक किसी भी मर्ज की वजह होती है, वजह का इलाज नहीं करते। आप जो सामने सामने के जख्म होते हैं उसकी लेपापोती करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब भी यही हो रहा है कि आपने आर्मी एक्ट आगे एक दिन मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, आपको पता है, आपके शायद मैं वो पहला बंदा था जिसने कहा था कि मलक रियाज साहब का नाम क्यों नहीं आ रहा। आप बिल्कुल सर। जब ये वाकया शुरू हुआ तो आपने कहा कि बिल्कुल, आपने पहले बंदे हैं जिसने मलक रियाज का नाम लिया है, तो बिल्कुल मलक सर। रियाज का नाम लेना चाहिए। अगर एग्ज़ैक्टली। अगर 60 बिलियन की करप्शन का मामला है, तो रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं, दोनों गुनाहगार हैं। बिल्कुल, अगर इसने रिश्वत ली है, इसने अपनी कोई फेवर्स ली हैं, जमीन ली है, अलकादर ट्रस्ट बनाया है, सारा कुछ, तो किसी ने इसको ये फेवर दी है। तो आप जब कुरान पाक कहता है कि वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं, तो फिर दूसरे जहन्नुमी को आप क्यों छोड़ रहे हैं? एग्ज़ैक्टली। आप उसकी तो बात भी नहीं कर रहे हैं। और अब आपने देखा है कि हमारे जो लाइव टीवी शोज होते हैं, वो अब डिलेड, उनकी जो स्टॉप। ट्रांसमिशन है वो जी, डिलेड जी। होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जैसे ही उनकी कोई बात आती है तो वो आजकल वो सेंसर खुद ही कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अब ये जो सेंसरशिप है, प्रॉपर्टी टाइकून कह के उनका उनको पुकारा जाता है सर। नहीं तो प्रॉपर्टी टाइकून का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे अफ़सोस यही है मतलब ना कि क्यों नहीं ले रहे? मुझे तो समझ में क्या इस वजह से कि वो बहुत बड़ा, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, उसके साथ बहुत सारे रिटायर्ड मिलिट्री बड़े बड़े सब ऑफिसर्स है हैं, सर, ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेसी है, जजेस हैं, सब उनके हाँ, साथ काम करते हैं। जजेस हैं हमारे सब में, मीडिया के और बहुत उसने सारे लोग सबको, काम करते हैं।
देखें, मलक रियाज ने खुद ये कहा हुआ है कि मैं बिजनेस करता हूं और मैं जो तरीके आजमाता हूं वो सबके सामने हैं। मैं पैसा फेंकता हूं और तमाशा देखता हूं। उसने सारी चीजें की बिल्कुल हुई हैं। सही, उसने बिल्कुल सही, और उसने इस इन सारों सबको काना किया हुआ है, जो हम पंजाबी बिल्कुल में कहते सही, हैं। एग्ज़ैक्टली, तो काना किया हुआ है। जब बिल्कुल, आप किसी को काना कर देते हैं, चाहे वो किसी जज को कर दें, किसी जनरल को कर दें, किसी को कर दें, किसी की बेटी को कुछ गिफ्ट दे दें, किसी की गाड़ियां दे दें, किसी को प्लाट दे दें, तो फिर कौन बोलेगा? मीडिया को क्या, मीडिया को ऑब्लाइज नहीं किया हुआ? क्या तो मतलब ये है कि अब ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ ये है कि ये भी बिल्कुल मैंने उसने एक इंटरव्यू में ये बात उठाई थी कि आर्मी एक्ट, आप इन इंतशार फैलाने वाले, तशद्दुद करने वाले और गिराव झलाव करने वालों को आप आर्मी एक्ट के तहत आप इनका ट्रायल करना चाहते हैं, आर्मी एक्ट के तहत फाइन। तो क्या मुझे ये बताइए कि इनको बनाने वाले, इनको चलाने वाले, इनको परवान चढ़ाने वाले और इनको इक़्तिदार में लाने वाले, क्या वो मुजरिम नहीं हैं? क्या कोई ऐसा आर्मी एक्ट है जो उनके बारे में भी पूछगिछ कर सके? क्या उनके बारे में कोई पूछगिछ होगी? अगर कोई होगी तो क्या वो पब्लिक होगी, ताकि लोगों को पता चले कि नहीं यार आपने कुछ किया है? एग्ज़ैक्टली, तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। आप सिर्फ एक स्टेक होल्डर को या एक बेनिफिशियरी को आप, ठीक है, उसको आपने करना है उसको करें, लेकिन बाकियों को तो आप नहीं छोड़ सकते ना। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ इमरान खान करप्शन में मुब्तला है और उसने ये किया और उसने वो किया, उसने फलां किया। बिल्कुल, ठीक है, प्रूव्ड है कि उसने किया, लेकिन उससे कुछ करवाने वाले लोग भी होंगे। बेशक, मुहर्रक को भी तलाश करना चाहिए एग्ज़ैक्टली, कि भाई कौन से मुहर्रक थे, कौन से लोग थे, वो एलिमेंट्स थे, उनके बारे में भी कोई, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा सर, थोड़ा-सा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी, उसके साथ इकोनॉमिक क्राइसिस पहले भी चल रही थी और जब से ये हुकूमत ने चार्ज लिया तो पहले दिन से ये कह रहे थे आईएमएफ के साथ हमारा एक रिव्यू जो था 8th गालिबन वो हो गया था मिफ्ता इस्माइल साहब के एज़ ए फाइनेंस मिनिस्टर। जब से हाँ। सागदार साहब ने चार्ज लिया है, उनसे शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। पर्सनली मुझे लग रहा था कि शायद मिफ्ता इस्माइल साहब से ज़्यादा तगड़े होंगे ये, लेकिन अ, अब लगता है ऐसे है कि बड़ा एक फँसे हुए हैं मसाइल में, स्पेशली फाइनेंस के मसाइल में, बड़ा एक प्रॉब्लम्स में हैं। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर उसी तरह का प्रेशर है जो 1998 में, अभी 2 दिन पहले मैं ख्वाजा आसिफ साहब को सुन रहा था एक टीवी चैनल पे। वहाँ पे भी हम्म। उन्होंने कहा कि अब बात आ गई है न्यूक्लियर हम जो पावर है उसके ऊपर। तो सर वाक़ई हम्म। ऐसा है या ये सिर्फ़ अवाम को चुप कराने के लिए ये कहना चाहते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली तो वो प्रेशर तो मेरे और आपके ऊपर आता है ना, आम हम पाकिस्तानी जो है वो हमने बेयर करना है, वो ना सरदार साहब ने करना है, ना नवाज शरीफ साहब ने और ना इमरान खान और आसिफ अली जरदारी साहब ने, उसका बर्डन तो हमने लेना है। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि, और जब आपने कहा था ना कि आप बड़े पुरुमीद थे और उस वक़्त भी हमने इसके ऊपर बात की थी, तो बिल्कुल, आपने कहा बिल्कुल। था कि मैं बड़ा पुरुमीद हूँ। तो मैंने कहा था कि मुझे कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आती, जिस तरह के हालात हैं। ये इसहाक डार साहब, मैंने क्या, अगर की बात कर रहे इनके थे, इससे भी बड़े कोई इसहाक डार आ जाएँगे तो वो भी इस मुल्क कोई को अब फ़ायदा सँभाल नहीं सकते। नहीं। हम पीटीआई ने जो इतनी इकोनॉमिक कंडीशन कर दी है, अब सिर्फ ये इल्ज़ाम सर पे लेने वाली बात होती है, वही वाला हिसाब होता है, फ़ख्र कत्ल तुम करो, खंजर मुझे पकड़ा दो। वाह! तो मैं वहाँ पे क्या कर लूँगा? आखिर में पकड़े मैंने जाना है बिल्कुल, कि यार खंजर तो मेरे हाथ से निकला है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके तो फिंगरप्रिंट्स उसमें से गायब हो जाने हैं। तो एंड ऑफ द डे जिसके हाथ में खंजर है, तो इसहाक डार पकड़ ले खंजर या मिफ्ता इस्माइल पकड़ ले। तो कोई कार मसला नहीं। शौकत तरीन साहब गए, हाँ, बिल्कुल। दूसरे हफीज, कोई हफ़ीज़ शेख ये साहब। हफीज तो कोई फलां हफीज, तो ये कार वो गए हैं। लेकिन अब जिसके हाथ में खंजर है, एंड ऑफ द डे पकड़ा उसने जाना है। अब हुँ, इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी फिर। लेकिन अभी भी ये सूरत हाल, अब ये देखें आप, हम इसके ऊपर मुतअद्दिद बार बात कर चुके हुए जी, हैं जी, जी। कि इस आप आईएमएफ इस इज बेसिकली, इसके जो स्टेक होल्डर हैं वो सारे अमेरिकन हैं। जी, ठीक है, जी, वर्ल्ड बैंक का एक हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक सारे जानते हैं, दैट इज द अमेरिकन एंटिटी। जी, बिल्कुल, और आपको ये भी पता है कि ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जहां पे भी जाते हैं वो कौम मकरूज दर मकरूज होती जाती है। बिल्कुल, हमने बिल्कुल। क्या अब
अब जाहिर है कि ये बहुत वर्षों से ये चीज हो रही थी। श्रीलंका विक्टिम हुआ, इजिप्ट विक्टिम हुआ, सूडान विक्टिम हुआ, और पता नहीं कौन कौन विक्टिम हुआ। पाकिस्तान की बारी है। और अब जैसे फवाद चौधरी ने उस दिन कहा था, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया हुआ है, डिक्लेयर क्यों नहीं करते? अब बुनियादी बात यह है कि आईएमएफ, जो मुझे बादियो नजर में लगता है कि वो पाकिस्तान को हर हाल में इस वक्त डिफॉल्ट होते देखना चाहते हैं। ये उनका एजेंडा इस वक्त समहाउ, अब आप उनकी गुफ्तगू सुने, उनके एक्शन सुने, अगर सिर्फ ये लोन लेने और देने और किस्त की बात होती ना, ये जितनी फॉर्मेलिटीज इस गवर्नमेंट ने पूरी कर दी हैं और जितनी गारंटीज और एश्योरेंसेस दे दी हैं अपने दोस्तों से लेकर, उसके बाद ये किस्त रिलीज हो जानी चाहिए थी। असल जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो आपके चीन के साथ ताल्लुकात हैं, आपके बढ़ते हुए ताल्लुकात ईरान के साथ हैं, आपके बढ़ते हुए ताल्लुकात रूस के साथ हैं। अब ये देखें, बोन ऑफ कंटेंशंस क्या है कि आप अभी कल परसों की बात है, एक तरफ आप फ्री ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ, ईरान के साथ साइन कर रहे हैं, और आप वहां पे एक राहदारी टाइप की मार्केट बना रहे हैं और सारी फ्री ट्रेड पे आप जा रहे हैं। तो अमेरिका ये बर्दाश्त करेगा कि आप ईरान के साथ फ्री ट्रेड कर रहे हैं? अगर डिस्काउंटेड ट्रेड के ऊपर आपको एक ऑयल जो है वो रशिया दे रहा है, चाइना उसकी गारंटी दे रहा है, पेमेंट युआन में आप उनको कर रहे हैं, वो आगे उनको रूबल में कर रहे हैं, डॉलर भी यूज नहीं हो रहा है, तो मुझे आप ये बताएं, कंसिस्टेंटली यू आर डेंटिंग द बेनिफिट ऑफ द यूएस, तो उनके मालियाती अदारे आपको क्यों सपोर्ट करेंगे? ये आपको सोचना समझना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि फिर ऑल्टरनेट क्या है? फिर आप चाइना को खुल के आना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप आईएमएफ का 1 अरब छोड़ेंगे, मैं 10 अरब आपके यहां पे डाल रहा हूं और आप ये इन्वेस्टमेंट्स करें। लेकिन क्या किया इमरान खान साहब ने? इमरान खान साहब हालांकि कहते तो ये अमरीकी और फलां, जमाल अब्दुल नासिर की अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो भी पहले बड़े अमेरिका के खिलाफ था। शुरू में जब वो आया तो बड़ा उसने अमेरिका मुखालिफ बयानिया रखा और ये सारी सूरत हाल, और वो कहते हैं कि अमेरिका मुखालिफ बयानिए की जो तकारीर थी वो लिख के एफबीआई दिया करती थी। अब आपको ये भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि जो इनका जो नैरेटिव है और एकदम वो बदल जाता है और एकदम सारा कुछ शुरू होता है। आप अमेरिका के मुखालिफ तहरीक चला रहे हैं और उनके इतने बहुत सारे सेनेटर्स और फलां और कांग्रेस, ये सारे वो आपको खत लिख रहे हैं कि आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। जी। और वहां की ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस और ये सारे जो लोग हैं, ये जब आप अमेरिका के, फर्ज करो मैं अमेरिका के खिलाफ बयान देता हूं तो मुझे तो कल को कोई घास नहीं डालेगा मेरे ऊपर, तो एफबीआई के बंदे आके चढ़ दौड़ेंगे पाकिस्तान में होते हुए। तो फिर फिर इमरान के हक में इतने लेटर्स और चीजें और बयान, फिर ज़ल्मे खलीलजाद जो यहूदी लॉबी का एक सरगना है, जिसने अफगानिस्तान को तबाह करने में अपना पूरा रोल अदा किया है, और वो और उसके दूसरी तरह के दूसरे अगर आवाजें अमेरिका से इमरान खान के हक में उठ रही हैं, तो आपको इसको किसी ने तो इसको इंटरप्रेट करना है या नहीं करना है? कोई तो इसको इंटरप्रेट करेगा ना। तो फखर, अब हम लोगों को जो सामने नजर आ रहा होता है वो असल में एक्चुअल नहीं होता है, एक्चुअल उसके पीछे होता है। जैसे इमरान खान के पीछे अब आपने नाम ले लिए जनरल अहमद शुजा, तो शुजा पाशा और जहीर और फैज और फला आपने ले लिए। अब 4-5 अगर आईएसआई के डीजीज जो हैं वो इसके पीछे होते हैं, और जनरल बाजवा का इसको इतने 6 साल 8 साल इसको अगर अशीर बात रहती है, तो इसका मतलब यह है कि बनाने वाले तो वो थे, ये तो अब वो था, ये तो अब बातें खुलना शुरू हुई है ना। नवाज शरीफ और दूसरे लोग जो हैं वो तो पहले ये कह रहे थे कि इसको पूरी स्पोर्ट है, आरटीएस फेल होता है तो सियासतदान क्यों मान लेते हैं? क्योंकि उनको कहा जाता है मन्ना थे मनो, नहीं थे फिर तख्ती पढ़ लो।
यस, 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 आप मेरा ख्याल है कि ऐसा ही कहा गया होगा ना, वरना ये सियासतदान चुप करके बैठ सकते थे आरटीएस फेल होने पे? सही। क्यों इन्होंने इसको माना? चलो यार, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, चलो ये इसको भी ट्राई कर लेने दो। ये कोई पाकिस्तान है, ये कोई तख्ता मश्क तो है नहीं कि जिसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट अपने इसको तख्ता मश्क बनाए रखा हुआ है आज तक। अच्छा सर, अब हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, अब यहाँ पे कुछ लग रहा है कि कुछ एतदाल के साथ वो बेचारे जो पुराने जनरलों ने जो एग्री सर, किया है बिल्कुल वो उसको साफ करने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब देखें और आगे इसीलिए क्या सर होता है। उनको बड़ा एक अफसोस मुझे होता है, हालांकि मैं आपको भी सुनता हूं, मैं खुद भी बड़ा क्रिटिक रहा हूं और होता हूं, लेकिन जेन्युइनली जो जेन्युइन चीजें होती है उसके ऊपर हम बिल्कुल तनकीद भी की है, पहले भी की, अब भी करेंगे और आइंदा भी करेंगे अगर ऐसी कोई चीज। लेकिन मुझे उनके ऊपर, बिलीव मी, मुझे जाती तौर पे उन पे बड़ा तरस आता है कि वो बेचारे खामखा के जलील हो रहे हैं, मतलब उनका कोई कसूर शायद नहीं है इस नहीं, तरह ये के उनको कर्म किया जा रहा है। किया जा रहा है, बिल्कुल देखें एग्जैक्टली। फखर, यस ये सर, एक पूरी प्लान यहूदी है, लॉबी आपके या यहाँ मौजूद है, ये सब कुछ बिल्कुल कर रही सर, है। बिल्कुल ठीक। सर कोई कभी कहता है जी इनका पता नहीं एजुकेशन सही नहीं है, तो फलां सही नहीं है, पता नहीं मुझे कि मुझे मतलब हैरानगी होती है कि भाई अगर वो वहां से पढ़ के आए और एफएससी या एफए करके वो इंटर हो रहे थे, तो उस वक्त उनके हाँ, सारी चीजें चेक नहीं हुई होंगी, मतलब एक अजीब सी बात है, मुझे ये बड़ी हैरानगी होती है। नहीं नहीं, ये फजूल की ड्रामा। बात है। पहले लोग मैट्रिक पास जो थे, मिडिल पास जो थे, जी, मेरे वालिद साहब जब सरकार की नौकरी में आए तो वो मैट्रिक पास थे। जबरदस्त। जब वो रिटायर हुए तो वो ग्रेड 20-21 में रिटायर हुए। ब्यूरोक्रेट, बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी का बिल्कुल हिस्सा। तो ये तो एक प्रोसेस में लोग चलते रहते हैं। पहले ऐसे ही होता था बिल्कुल ठीक, कि बिल्कुल आज ठीक। से अगर बहुत वक्त पहले चले जाएं, अगर 60s में चले जाएं, तो मैट्रिक पास भी नहीं मिलता था बंदा। जी बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। लोग जो उस वक्त क्राइटेरिया होता था वो उसके मुताबिक चलते थे। फिर आपकी सर्टिफिकेशंस होती रहती थी, आपने ये कोर्स कर लिया, आपने फलां कर लिया। मेरे अब्बा भी ऐसे ही करते रहे। बिल्कुल ठीक, उन्होंने बिल्कुल सही। मैट्रिक करके आए, फिर एफए किया, फिर बीए किया, फिर फलां किया, फिर प्रमोट होते अकाउंटेंसी। गए। तो इसी तरह ये सरकार के जो लोग आते हैं, ये भी ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो बहुत, अब ये तो जो फेडरल सर्विस कमीशन है या प्रोविंशियल सर्विस कमीशन जो है, ये तो बहुत नई बात की पैदावार है ना। कहानी है, बहुत बात की ये तो कहानी है सर। हाँ, अच्छा हाँ। सर, एक तो एक पहले चीज, सर, इस वक्त जो क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। एक दिन पहले हमने बलूचिस्तान में देखा, प्राइम मिनिस्टर हमारे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, रईसानी साहब आए हुए थे, रईसी साहब सॉरी, जो प्रेसिडेंट है ईरान के। इससे पहले अमीर खान मुत्तकी साहब को मैंने खुद कवर किया विद द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। वहां पे भी बड़ी हाई होप्स देखने को मुझे मिली तीनों कंट्रीज की तरफ से। फिर यकीनन रीजन में थोड़ी सी हमें लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत वो हो, बेहतरी आए। लेकिन सर ये वाली चीज क्या हमने पहले नहीं सोची थी? हमने एक गैस पाइपलाइन 2008 में शुरू की थी आसिफ अली जरदारी साहब ने। उस वक्त हमारे, अगर हम देख लें तो फाइनेंशियली हम थोड़े से बेहतर पोजीशन पे थे, आज वाली पोजीशन हमारी नहीं थी। सर हमने वो नहीं किया अमेरिका के प्रेशर में। हमने इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने नहीं की। दूसरी तरफ सर हम इंडिया को देखते हैं। इंडिया ने, मैं ये कहूंगा, नत डाल के रखी हुई है, यकीन करें, यूरोपियन कंट्रीज को भी प्लस यूएस को भी। क्यों? वही इंडिया था, एक दिन हमारे साथ आजाद हुआ, बड़ी मुश्किलें सर उन्होंने भी देखी। ये नहीं है कि वो कोई एकदम से बड़े इकोनॉमी भी उनकी अच्छी हो गई है, मेहनत की होगी उन लोगों ने यकीन। सर आज भी मुझे बहुत सारे इंडियन दोस्त ये बताते हैं कि आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका को हमसे बड़ी मोहब्बत है और आपसे बड़ी नफरत है। कहते ये गलत है, कभी ऐसा नहीं है। कहते उनको हर उस कंट्री से नफरत है जो अमेरिका को चैलेंज करता है। लेकिन सर हम ये सीखे क्यों नहीं? 75 साल में अगर इंडिया से हम सीख लेते, बाकी किसी कंट्री से सीख लेते, तो लोग रखते हैं क्योंकि अमेरिका एक ताकतवर मुल्क था, है अभी भी है, उसकी ताकत अभी मौजूद है। रशिया मिलिट्री सुपर पावर रहा है, अभी भी है। तो तरीके के साथ लोग चलते हैं उनके साथ, हम क्यों नहीं चल पाए? क्या आज हम रो रहे हैं? देखें, एक चीज होती है कि कमजोरी दिखाना। जी, मैं कहता हूं कि अगर आप गरीब भी हैं जी, और अगर आप अपने साथ खड़े हो जाते हैं ना, जी, तो लोग आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। बेशक, गरीब आदमी बिल्कुल, अपने साथ खड़ा हो जाए, अपनी बिल्कुल, वैल्यूज के साथ और चीजों के साथ, और तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती। पाकिस्तान में कभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं रही। जी, सॉरी फखर। जी, तो उसमें अब गलतियां दिखें हमसे बहुत ज्यादा हुई हैं पास्ट के अंदर। अब हम अगर उन गलतियों में उलझे रहेंगे बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि शायद हम कोई
बस आगे मेरा नहीं ख्याल बढ़ है कि सकते। माजी को डिस्कस नहीं करना चाहिए, अगली बात करनी चाहिए, अब आज की बात करनी चाहिए। अब जो सूरत हाल है, चीन इस वक्त एक रीजनल कनेक्टिविटी और इंटीग्रेशन का बड़ा एक मेन मरकज है। जी, उसने ईरान और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ बिल्कुल, मिलाया है, यस, और उसी की उसने सऊदिया और ईरान जी, के दरमियान में एश्योरेंसेस और चीजों बिल्कुल, को तय किया है। बिल्कुल। वो रूस के जो रीजनल कंट्रीज हैं उसको नेटवर्क कर रहा है, सीरिया उसको और अरब लीग इंटीग्रेट को कर रहा है मिलाया है एक सर 12 साल रीजनलिज्म। के बाद। अरब लीग को मिलाया, इस हाँ, अगर मैं गिनना शुरू करूंगा ना, बहुत सारे हैं। बहुत सारी। अब चीन की कोशिश ये भी है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अपनी तिजारत को बहाल करें। आपके जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं जी, वो आप सॉल्व करते रहें, जाहिर है वो कंप्रोमाइज नहीं होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल ठीक, तिजारत करने से आपके स्ट्रैटेजिक इश्यूज बिल्कुल, कंप्रोमाइज नहीं बिल्कुल होते ठीक, हैं, बिल्कुल शायद ठीक। उसकी बहाली की तरफ को कुछ निकले। लेकिन अगर आप पिछली हुकूमत में ये देखें कि ये अब देखें, अब ये तो खैर बात बिल्कुल सामने आ चुकी हुई है कि उनकी एनेक्सेशन कैसे हुई और क्या सूरत हाल हुई। हाँ, ये फिर अब इदारों की बीच में इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, उनके जी, ऊपर बात आ जाती है, तो फिर हमें थोड़ा मोहतात होना चाहिए कि जब तक कि आपके पास कोई बहुत ज्यादा, बेशक, लेकिन गुफ्तगू तो ऐसे ही हो रही है ना बिल्कुल, कि बिल्कुल, कौन सा जनरल जो है वो नोबेल पीस प्राइज लेना चाहता था बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया के मामले को तय करके, और किस तरह इमरान खान उसका अलाकार बने और किस तरह एनेक्सेशन हुई। ये तो अब इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी डिस्कस हो रहा है। बेशक, बिल्कुल ठीक, तो अच्छा अच्छा, ये एक अजीब सी बात है, इंटरनेशनल मीडिया में आग लगी हुई होती है पाकिस्तान के बारे में, हम पाकिस्तान में उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते। या जब हम बिल्कुल, घर के अंदर अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर और चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे तो हम उसको सेटल डाउन नहीं कर पाएंगे। बाहर वाले तो आपकी करते जो हैं, तो नहीं, बाहर में आग लगी होती है, लोग आपके बिल्कुल, ऊपर थू थू कर रहे होते हैं, बिल्कुल, चीजें कर रहे होते हैं, फलां कर रहे होते हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं, और हम यहाँ पे बिल्कुल लाइल्म होते हैं। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन अब बिल्कुल सही आपको कह रहे थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो कश्मीर पॉलिसी है उसमें टिल्ट क्यों आया है, या आपने उसको शेल्फ क्यों किया है। आपने सीपैक और बीआरआई के जो इनिशिएटिव्स और में पाकिस्तान का जो रोल होना चाहिए था उसको शेल्फ क्यों किया है। हैं, यस, अब इस हुकूमत को जब आई है, एक साल हुआ, अब कितने चैलेंजेस इनके साथ थे। आप बहुत वो ज़्यादा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बहुत देखें, ज़्यादा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखें, यस, इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें, सीपैक को देखें, किसको देखें, वो यस, बेचारे फिर भी चलो। मैं हालांकि बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी कोई मुतमईन नहीं हूं, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं तो हुँ, फिर भी इस हुकूमत ने एक साल के अंदर जितनी चीजें कर सकती थी ना, उतनी इसने जरूर की। उसका देखें, एक बहुत बड़ी आग लगी हुई हो, आप कहेंगे जी बिल्कुल, 5 कमरे सड़ बिल्कुल, गए, इस बिल्डिंग के 5 फ्लोर सड़ गए। भैया आप ये देखें कि आप उन्होंने कोई 2-3 फ्लोर बचा भी लिए हैं सड़ने से, बिल्कुल, वरना एग्री, तो ये सारे सड़ जाने थे, बिल्कुल सही, हाँ, पूरी बिल्डिंग जल के उड़ राख हो जानी थी, जाने थे, पूरी पूरी बिल्डिंग उड़ बिल्डिंग उड़ जानी जानी थी, कोलैप्स हो जानी थी। अभी सड़े हैं, रिपेयर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ तो बचा लिया। सही, आपके सही, सऊदीया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर दिए, आपके मिडल ईस्ट के साथ ताल्लुकात बेहतर कर दिए, बिल्कुल आपके हुआ, चाइना के साथ ताल्लुकात बिल्कुल हुआ, बेहतर कर दिए, यस, आईएमएफ के साथ ईरान नेगोशिएशन के में साथ है, बेहतरी अमेरिका के आई है, साथ नेगोशिएशन में है, रूस के साथ ताल्लुकात यस, कंक्रीट टर्म्स पर आ गए हैं। तो यार बहुत सारे पॉजिटिव पहलू भी हैं। एग्री, लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मांगती हैं। जब आप बिल्कुल, गिराव जलाव बिल्कुल, करेंगे, इस तरह की सूरत हाल करेंगे, तो फाइनेंशियल मार्केट्स ने क्रैश करना है, डॉलर्स ने भी बढ़ना है। जब आपकी बिल्कुल, एक्सपोर्ट्स ही नहीं हो रही होंगी, तो भाई आप जब देखिए डॉलर्स का लेन देन जो है ना, ये एक बड़ी बीमारी की तरह फैल चुका हुआ है। यस, अब हमें ऑल्टरनेट करेंसीज के ऊपर जाना चाहिए। कोई रीजनल मैकेनिज्म जो एससीओ डेवलप कर रहा है या सिक्का ब्रिक्स डेवलप कर कर रहा रहा है, है, ब्रिक्स कर रहा ब्रिक्स है, कर रहा है, तो इस तरह के जो रीजनल फोरम्स हैं उसके अंदर आप देखें, यूरोपियन यूनियन ने कह दिया कि कोई यूरोपियन यूनियन का मुल्क जो है वो यूरो के अलावा किसी करेंसी में डील नहीं करेगा, वो डॉलर में डील नहीं करेगा। हुँ, इंडिया 8 मुल्कों के साथ अपनी करेंसी में डील करेगा। यस सर, रूस ने कहा है कि वो जो उनको रोबल्स दे सकते हैं, रोबल्स नहीं दे सकते, तो चाइना के साथ उसकी बहुत फाइनेंशियल या एक्सचेंज है इस तरह का। तो आप उनसे युआन लेके हमें दे दें, हम युआन में बिल्कुल, काम करने को तैयार हैं। बिल्कुल है, तो बिल्कुल है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अब आपको पता है, एक सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो अपना एक बहुत बड़ा फोरम ट्रेड का बनाने जा रहे हैं, और वो आपस में पता नहीं किस करेंसी में डील करेंगे। लेकिन ये है कि दे आर एग्रीइंग ऑन देयर ओन
ट्रेड एंड कॉमर्स थिंग्स। बिल्कुल तो सही। मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह के फोरम्स के साथ को रीजनलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, तो शायद हम बच जाएं अपने बिल्कुल। पड़ोसियों। गुड नेबरहुड एग्ज़ैक्टली। इज ऑलवेज बेटर। एग्जैक्टली सर, और यही चीज मैं कल भी अपने एक शो में बता रहा था कि इंडिया ब्रिक्स का हिस्सा है, सीओ का हिस्सा है, G20 का हिस्सा है, और वो इस तरह की चीजें उन्होंने बहुत तेजी से, चाइना भी कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है और इंडिया भी कर रहा है, हम्म, ब्राजील कर रहा है, साउथ अफ्रीका कर रहा है। तो मेरे ख्याल में सही हमें बात है। भी, जो आपने बात की, हमें सोचना पड़ेगा, इन फोरम्स के साथ जुड़ना पड़ेगा, या इसका कोई सोल्यूशन इस तरीके वाला ही निकल सकता है, या जिस तरह ईरान के साथ अगर हमारा फ्री ट्रेड हो जाता है, बार्टर सिस्टम वाला, या इस तरह का कोई, तो हमें फायदा हो हम्म, सकता है। अफगानिस्तान से हम फायदा, मार्केट से हम फायदा उठा सकते हैं। चले, अमेरिका यूरोप तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो करीब वाली मार्केट है उनको तो पहले कैप्चर कर लेना। अफसोस के साथ कि हम उसको भी नहीं देख रहे होते, हालांकि अफगानिस्तान जैसी पक्की मार्केट, यकीन करें मैंने पिछले 5 साल सर इसके ऊपर काम किया हुआ है कि सबसे बेहतरीन प्रॉफिट, सबसे बेहतरीन पेमेंट्स आपको अफगानिस्तान की मार्केट से मिलती है। आप चीज दें उससे पहले आपको पैसे हाथ में रख के वो चले जाएंगे। हम्म, लेकिन अफसोस के साथ कि वो $3 बिलियन से वो बिजनेस हमारे $800 मिलियन पे आया। अफसोस होता है इस चीज का कि बाय रोड कनेक्टिविटी है, इस्लामाबाद से अगर अभी कोई गाड़ी आप निकालेंगे तो रात जो है वो 9-10 बजे वो काबुल के अंदर खड़ी होगी वो गाड़ी, गारंटेड मैं बता रहा हूं, अगर बॉर्डर के ऊपर कोई इशू ना बिल्कुल। हो तो तब। तो ये चीजें हो बिल्कुल सकती सही। है, इसी तरह ईरान के साथ हो सकता है। लेकिन अफसोस के साथ हम अमेरिका यूरोप के पीछे तो भाग रहे होते हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं देख रहे होते, और इसीलिए इस हालत पे पहुंचे। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो ज्वाइन किया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।